दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी के मोस्ट बीबीआई चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है। नेतृत्व के आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। पूछा जा रहा है आंदोलन जो हुआ था उसके नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे और आंदोलन का नेतृत्व में वे किस शर्त पर स्वीकार करते थे और आंदोलन का नेतृत्व वो किस शर्त पर स्वीकार करते थे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण कहते थे कि आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण कहते थे कि मैं सबका सुनूंगा। वह क्या कहते थे, मैं सबका चलाऊंगा, सबकी बात सुनूंगा। वह कहते थे मैं सबका चलाऊंगा, सबकी बात भी सुनूंगा और छात्रों का भी बात जितना भी ज़्यादा होगा जितना भी मेरे पास समय होगा उस पर बहस करूंगा। कहते थे कि मैं सबका सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों का भी बात सुनूंगा, जितना मेरे पास समय होगा उतना ज़्यादा मैं बात सुनूंगा और उस पर बहस करूंगा और उसको समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। और वे कहते थे कि मैं छात्र से अधिक बात करूंगा और उनके पास जितना भी समय होगा वह छात्र को देगा और उस पर बहस करेगा, सबकी बात स्वीकार कर लूँगा और कहते थे कि आपकी बात स्वीकार कर लूँगा। जयप्रकाश नारायण कहते थे कि मैं आपकी बात भी स्वीकार करूँगा। जन संघर्ष समितियों की लेकिन फैसला मेरा होगा। वह कहता था कि जन संघर्ष समिति होगा लेकिन फैसला सिर्फ मेरा होगा, ना कि जन समिति का। और सब ये जो फैसला जयप्रकाश नारायण का होगा वह सबको मानना पड़ेगा। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसलों पर मानते थे। वह जयप्रकाश नारायण जो थे वह आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ अपने आप पर ही मानते थे, अपने फैसले वह जो फैसला कर लिए वही होगा, बाकी और कुछ नहीं हो सकता था। और कहते हैं कि अब तो इस नेतृत्व का कोई महत्व है। तब तो मतलब कि कहते हैं कि अगर मेरा फैसला सब कोई मानेगा तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल होगी। और कहते थे कि तभी यह क्रांति सफल होगी जब लोग हमारा बात सुने, ना कि किसी और का, और नहीं तो वापस की बहस में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। और वह कहते थे कि अगर मेरा बात नहीं मानेगा और इस पर बहस करोगे तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और हमारा देश का क्या होगा हमको खुद भी नहीं पता है। वह कहते थे कि हम जो फैसला करेंगे वही मानना होगा सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के छात्र के जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि में वह कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में IS के छात्र थे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब हम 1921 ईस्वी में हम पटना में IS के छात्र थे, मतलब IS कर रहे थे, उसी समय भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया। जब वह ISC के छात्र थे तो उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने भी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था। यह कहता है असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था, ज़्यादा नहीं बल्कि 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था कि मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया। जब उसका 1.5 वर्ष जब समय बीता तो उसको वहाँ से भेज दिया गया, फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। उसको इसलिए भेज दिया गया फूलदेव वर्मा सहाय के पास कि तुम वहाँ जाओ और कुछ करो और कुछ सीखो। हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी
और जयप्रकाश नारायण हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिए, क्योंकि वहाँ पर सरकारी मदद दिया जाता था। जैसे कि कोई गरीब बच्चा उच्चा है तो उसको मदद दिया जाता था पढ़ने के लिए, इसलिए उन्होंने वहाँ दाखिला नहीं लिया। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की, ऐसे ही वह बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास कर लिया। ऐसे ही कोई धन घर का नहीं था, उसके पास कोई भी पैसा घर का नहीं था। मैंने सुना है अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैंने सुना था कि अमेरिका में जो है लोग मजदूरी करके पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है, और वो कहते हैं कि मेरी इच्छा भी थी कि मैं आगे और पढूं। मुझे अमेरिका के बागानों में काम किया। वो जयप्रकाश नारायण जो थे वह अमेरिका के बागानों में काम किए, लोहे के कारखानों में काम किए, जहाँ जानवर मारे जाते थे उस कारखाने में भी काम किया। और जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब वे छुट्टियों में काम कर इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी रास्ते में खा पी लें। और कहते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो इतना तो ज़रूर कमा लेते थे कि जिससे कि जब कि घर रूम जाने लगे तो वहाँ 2-4 लड़के जो साथ में रहता था कि खा पी सके, वो सबका पेट भर सके। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्टा में होटल में बर्तन धोया था। वो कहते हैं कि रविवार की छुट्टी नहीं थी बल्कि 1 घंटा जो रेस्टा नाम का एक होटल था उसमें बर्तन धोया था और वेटर का काम किया था। और कहते हैं कि वेटर का काम भी किया था। जब जयप्रकाश नारायण बीए पास कर लिए थे तो स्कॉलरशिप मिल गई थी। 3-4 महीने के बाद वह असिस्टेंट हो गए। वह कहते हैं कि जब मैं बीए पास कर लिया तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3-4 महीने के बाद वह क्या हो गए, असिस्टेंट हो गए। डिप्लोमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे और इस तरह अमेरिका में उनका प्रवास रहा। और कहते हैं कि इस तरह ही हम अमेरिका में रहे, कितना काम करके वह पढ़े, जयप्रकाश पढ़े। इससे भी सीख मिलता है कि हमें कुछ करके भी लेकिन पढ़ना चाहिए। जयप्रकाश कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए? बताइए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए? जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ जो कम्युनिस्ट है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैंने लेनिन से सीखा था जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनके हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। मतलब कि वहाँ जो लड़ाई होता है वहाँ की लड़ाई से हम खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्ग क्लास के हाथ में होता है। और वे कहते हैं कि जो आंदोलन का नेतृत्व करता है वह बुजुर्ग लोग करता है, यानी कि बूढ़े लोग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। मतलब कि पैसे वाले जो रहता है उसके हाथ में आंदोलन का नेतृत्व होता है। तब कम्युनिस्ट को अलग नहीं रखना चाहिए। वे कहते हैं कि अतः कम्युनिस्ट को भी अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं रखना चाहिए। वे कहते हैं अपने को आइसोलेट नहीं रखना चाहिए। जयप्रकाश नारायण देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हो गए। जब जयप्रकाश नारायण को कुछ समझ में नहीं आया वह कर लिए तो उसके लिए फिर वह देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी। जो कि कांग्रेस का सरकार था वही देश का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए जयप्रकाश नारायण देश का आज़ादी के लिए कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह 2 लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करके उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। कहता है कि जो लोग डेमोक्रेसी का दुश्मन है वे हमारा भी दुश्मन है, जो कि शांतिमय में बाधा, जो कि जनता के शांति में बाधा पहुंचाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं इसका। जयप्रकाश नारायण तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह सब बातें कहते हैं। जयप्रकाश नारायण तत्काल सरकार मतलब तत्काल में जो सरकार था उसकी नीतियों की आलोचना करते हुए वो ये बात कहती हैं। प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा। मतलब यह है कि प्रसंग में यह कहा जाता है कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी मतलब जो बड़े पोस्ट पे थे वह कहा कि हाँ नाम लेना ठीक नहीं कहा जाता है। दीक्षित सिंह और जयप्रकाश नारायण जो थे वह दीक्षित सिंह जी के मुँह से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। और कहते हैं कि मैंने सुना था दीक्षित जी के मुंह से कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश नारायण सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है, उसके नेतृत्व में यह प्रदर्शन या यह सभा होने वाली है। तब ये कहते हैं कि सब कुछ जयप्रकाश के नेतृत्व में ही क्यों होता है, उसके लिए प्रदर्शन सभा सब क्यों होता है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप। वह कहते हैं क्यों लोगों को आप रोकते हैं, जनता से घबराते हैं आप। मतलब सरकार को कहते हैं कि क्यों जो जनता आपको बनाती है उनको ही क्यों रोकते हैं आप, उनसे ही क्यों घबराते हैं आप। जनता के आप प्रतिनिधि हैं, कहते हैं जनता के आप प्रतिनिधि हैं, इसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं। मतलब कि आप जनता के तरफ से आप शासन करने बैठे हैं, ना कि किसी और के तरफ से। आपकी हिम्मत पटना आने से लोगों को रोक ले आप। यह कहते हैं कि आपकी हिम्मत है कि जनता लोगों को पटना आने से रोक ले आप। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। और कहते हैं यहाँ लोकतंत्र का अधिकार है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो यह सरकार के निकम्मेपन और निष्ठा का प्रतीक है। और कहते हैं कि यदि सरकार आपको शांतिमय जीवन व्यतीत करने से रोकता है या कोई भी चीज़ में रोकता है तो यह सरकार के निकम्मेपन और निष्ठा का प्रतीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया था। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब हम उस जमाने का यह जरूरत होती थी। जयप्रकाश नारायण कहते थे कि जब हम जवान थे तब उस जमाने का यह जरूरत होती थी कि हम लोगों को बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू की यह बात। वह कहते हैं कि जब हम जवान थे तो हम बापू के सामने कहते थे कि हम नहीं मानते बापू का यह सब बात। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। और कहते थे बापू को हम बोल देते थे कि हम नहीं मानते यह सब बात, फिर भी बापू में इतनी महानता थी कि वह बुरा नहीं मानते थे और हंसकर बुरा देते थे। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। कुछ भी हम बोल देते थे तो वो बुरा नहीं मानते थे और बुलाकर हमें समझाते थे। कि जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल मुझे मानते बहुत थे। जयप्रकाश नारायण उन्हीं को शॉर्टकट में जेपी कहा जाता है। वह कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे मुझे मानते थे और उनका बड़ा आदर प्रेम करता था और समझाते थे कि और उनका बड़ा ही आदर और प्रेम करता था, परंतु उसकी कटु आलोचना भी करता था। और जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं उनसे बड़ा प्रेम और उनका आदर करता था, परंतु उसकी कटु आलोचना भी करता था। मतलब तो उसका निंदा भी मैं करता था, उसमें बड़प्पन था। अक्सर वे हमारी आलोचना का बुरा नहीं मानते थे। वे कहते थे कि उन पे बहुत ही बड़प्पन था, इसलिए उनको मेरा बात का बुरा नहीं लगता था। उनके साथ जो मतभेद था वह राष्ट्र की नीतियों को लेकर था। और वे कहते थे कि उनके साथ जो हमारा मतभेद था वह किसी और विषय के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के नीतियों को लेकर था मतभेद। चलिए 6 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 को 6 लिखा गया है, यहाँ 7 होगा।
जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? इसमें पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी जो है उसका दुश्मन कौन है? जयप्रकाश नारायण मानते थे कि जनता के शांति में कार्यों में बाधा डालने वाले, उनकी गिरफ्तारियां करने वाले एवं उन पर लाठी तथा गोलियां चलाने वाले लोग डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। जयप्रकाश यह मानते थे कि जो लोग एक दूसरे पर मतलब कि हम पर गोली चलाते हैं, हमारी गिरफ्तारी करते हैं, हम पर लाठी चार्ज करते हैं, वह लोग निश्चय ही डेमोक्रेसी के दुश्मन हो सकते हैं। जनता का यह अधिकार है कि वह जनप्रतिनिधि सरकारी नीतियों की आलोचना करें। वह कहते हैं कि जनता का यह अधिकार है कि वह जनप्रतिनिधि सरकार की आलोचना करे और उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाए, और यदि कोई सरकार कुछ गलत करता है तो उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाए, शांतिमय पूर्ण प्रदर्शन में सभा करे। और वे कहते हैं कि जनता का यह अधिकार है कि वह आवाज़ उठाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जुलूस और सभा का भी भंग करने वाले लोग डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। और शांतिपूर्ण देश को भी जो लोग भंग करते हैं वो, और जुलूस जो निकालते हैं और सभा की मांग करते हैं, वो लोग भी डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। ये 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ 6 लिखा गया, आप लोग 7 बना लीजिएगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी के विचारों से सहमत हैं? इसमें पूछ रहा है भ्रष्टाचार का जड़ क्या है और क्या आप जेपी के विचारों से सहमत हैं? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलती नीतियों के कारण भूख और महंगाई है और भ्रष्टाचार है। इसमें कहा जाता है भ्रष्टाचार का जो सरकार है, वह भ्रष्टाचार जो पूरे देश में है वह सरकार के कारण ही है। सरकार महंगाई इतना कर दिए हैं जिससे कि कोई जनता कुछ खरीद नहीं पाता है। भ्रष्टाचार है और कोई भी काम नहीं जनता का निकलता है। और कहते हैं कि कोई भी काम बिना रिश्वत दिए जनता का नहीं निकलता है। उसके लिए यदि अब जनता को कुछ काम कराना होता है तो उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है सरकारी अफसरों को। बगैर रिश्वत दिए सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना, उसमें जहाँ भी हो सके रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता है। और कहते हैं कि यदि कहीं भी ले, बैंकों का टिकट ले या कहीं ट्रेन का टिकट ले, उसमें भी रिश्वत दिया जाता है। बिना रिश्वत का जनता का कोई काम नहीं होता है। इस प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। और कहते हैं कि इस प्रकार जो अन्याय हो रहा है जनता पर, उसके नीचे पूरा जनता दब रही है। शिक्षा संस्था भ्रष्ट हो रही है और शिक्षा संस्था जो है वह भी भ्रष्ट हो रही है धीरे धीरे। हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। और कहते हैं कि जनता लोग तो दबिए रहा है और हमारे देश के नौजवान जो हैं उसका भविष्य भी अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। और कहते हैं कि जीवन उनका जो है नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और कहते हैं इस प्रकार जो है चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार की नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। और कहते हैं इसके लिए वह सरकार बनाए जो कि कल्याणकारी हो, जो कि हमारे पास सुने, हमारे हित में कोई काम करे, ऐसा कोई सरकार बनाए। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।